So, welcome to our part B. So now the first question here is how was the Indian Constitution made? तो Indian Constitution कैसे बना था? Formally it is basically formally Constitution was made by Constituent Assembly and it held its first sitting on 1946 at Constituent Assembly. Okay, and it had जब पहली सिटिंग हुई थी 1946 में, तब हमारा इंडिया जो था वो अनडिवाइडेड इंडिया था, तब यानी कि इंडिया भी था और पाकिस्तान भी था। पर उसके बाद जो उसकी सेकेंड सिटिंग हुई 1947 में, उसमें डिवाइडेड इंडिया था, यानी इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो चुका था 1947 में। एज वी ऑल नो 15 अगस्त को 1947 में हम सब आज़ाद हुए थे। उसके अगले दिन पार्टीशन हुआ था, पाकिस्तान को हम लोग ने लाहौर साइड और दूसरी इस्लामाबाद साइड हम लोग ने दे दिया था, और इंडिया का ये वाला पार्ट रह गया था, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली साइड, इधर से लेके हमारा ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ वाला पार्ट इंडिया का जो आज हम देखते हैं वो डिवाइडेड पार्ट है इंडिया का। उससे पहले पाकिस्तान भी इंडिया का पार्ट था। तो अब इसमें बोला गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर हम लोग देखें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आई थी 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू जब हम आज़ाद भी नहीं हुए थे, तब जब कांग्रेस पार्टी उसके मेंबर थे, तब हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जो एक रफ स्ट्रक्चर था कॉन्स्टिट्यूशन का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक जो रफ स्ट्रक्चर था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू हुआ था, जिसको हम कैबिनेट मिशन प्लान भी बोलते हैं। तो जो कैबिनेट मिशन और ब्रिटिश कैबिनेट मिशन प्लान था, इस प्लान के अकॉर्डिंग क्या था कि ईच प्रोविंस में प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो एक प्रोपोर्शनल में डिवाइड किए गए थे। जैसे कि कई एरियाज़ होते हैं वो बड़े एरियाज़ होते हैं, वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है, और कई एरियाज़ होते हैं जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है। तो उस प्लान के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन थी उसके अकॉर्डिंग वोट्स का डिसाइड होना था कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। और जो सीट्स थी वो डिवाइडेड थी माइनॉरिटीज़ बेस्ड। माइनॉरिटीज़ को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लाइक सिख वर इन माइनॉरिटी, मुस्लिम्स वर इन माइनॉरिटी। सो दीज वर द पॉइंट्स। एंड द थर्ड पॉइंट इज द मेंबर ऑफ ईच कम्युनिटी ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर असेंबली। और जो हर कम्युनिटी थी उसको एक उसका खुद का मेंबर दिया गया, अपॉइंट किया गया उसके खुद के मेंबर को, ताकि वो अपने सिटीजन के राइट्स को वो अच्छे से बता सकता है और वो अपने सिटीजन्स के दुख दर्द भी समझ सकता है और उनके सिटीजन्स की नीड को क्या है वो भी समझ सकता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है मेथड जो था, जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हम लोग ने लिया था वो था एसटीवी सिस्टम, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ठीक है, अब उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ था और इनैक्ट कब हुआ था, यानी इन्फोर्स कब हुआ था। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, जैसे मैं भी पहले बहुत कंफ्यूज होता था, पर अब आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और इन्फोर्स कब हुआ था, मतलब केम इनटू फोर्स कब आया था, कब हम सब उस सबको फॉलो कर पा रहे थे? 26 जनवरी 1950 को। तो जैसा कि मैंने बताया कि एडॉप्शन डेट 26 नवंबर 1949 है और इन्फोर्समेंट डेट 26 जनवरी 1950 है। तो अब आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और उसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, पर अब हमारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बेसिकली कंपोजिशन क्या थी, वो बनी कैसे और उसमें कितने मेंबर्स थे। तो पार्टीशन से पहले उसमें अराउंड 299 मेंबर्स ज़्यादा थे, पर पार्टीशन के बाद क्या हुआ, 299 मेंबर्स गॉट रिड्यूस्ड। और ये मेंबर्स रिड्यूस क्यों हुए? क्योंकि इसमें पाकिस्तान के मेंबर्स भी इंक्लूडेड थे, क्योंकि पार्टीशन से पहले पाकिस्तान भी इंडिया का पार्ट था, तो उसमें जो मेंबर्स थे वो पाकिस्तान के भी थे। इसके बाद क्या हुआ कि जब हमारा एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब पहली मीटिंग हुई तो उसमें 284 मेंबर्स वर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन 1950। जब पहली मीटिंग हुई तो ओनली दिस मच अमाउंट ऑफ मेंबर्स वर प्रेजेंट। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब इसकी फॉर्मेशन हुई तो इसमें हमने देखा कि हमारी कंट्री में पहले कितने पुराने रिचुअल्स चले आ रहे थे, लाइक शेड्यूल कास्ट को हम लोग राइट्स नहीं देते थे, उनको बहुत ही डिस्क्रिमिनेट करते थे। पर उनका डिस्क्रिमिनेशन रोकने के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके लाइवलीहुड को, स्टैंडर्ड को अपग्रेड करने के लिए 28 मेंबर्स भी इलेक्ट किए गए शेड्यूल कास्ट से, ताकि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और जो भी हमारी
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें जो सीरियस अटेम्प्ट किया गया था कि रिप्रेजेंटेशन बॉडी हुई है, ये कोई किसी पर्टिकुलर रिलीजन की, किसी पर्टिकुलर तबके की या कोई पार्टी ना या कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ना बने, कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए हो, पूरी कंट्री के अपलिफ्टमेंट के लिए हो। और जैसा कि हम देखते भी हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या लिखते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलिमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू SSGR सोवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब जब सोशलिस्ट वर्ड इंक्लूड हो जाता है तो मतलब सारी कंट्री के लिए, सोशलिस्ट मतलब हर मेंबर, हर कंट्री का मेंबर हमारा यूनिवर्सल ब्रदरहुड होना चाहिए, हमारी कंट्री में ब्रदरहुड होना चाहिए। और वो कैसे आएगा, जब हम जो छोटी कास्ट के लोग होंगे उनको अपलिफ्ट करेंगे। जैसा कि आज हम देखते हैं कि इक्वालिटी है हर जगह पे, हम लोग शेड्यूल कास्ट और जो जनरल कैटेगरी है सब एक साथ हार्मनी में, पीस में रहते हैं। तो वही एक जो मोटो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो था, और आज वो हमको पूरा होता दिख रहा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देख सकते हैं। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अपने आए दिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख सकते हैं। हम लेजिस्लेचर को देख सकते हैं, हम जुडिशरी को देख सकते हैं, हम एग्जीक्यूटिव को भी देख सकते हैं ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू। तो वही जो इसका मोटो था वो पूरा हुआ। अब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी पार्टीशन के बाद, ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था पार्टीशन से पहले 1935 में, उस पार्ट में जो मेन मेंबर्स थे वो कांग्रेस के थे। तो अब आप बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो मोस्टली मेंबर्स किसके थे, कांग्रेस पार्टी के थे। तो जो कांग्रेस पार्टी थी उसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डोमिनेट किया और 84%, जी हाँ 84% जो मेंबर्स थे वो कांग्रेस पार्टी के थे। तो इस तरह हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी। नाउ आवर नेक्स्ट पार्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। सो प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन मीन्स प्रिंसिपल ऑफ डिस्कशन। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कई डिबेट्स हुई, कई उसमें चीज़ें निकल कर आई, जिसमें कि जो दो मेन जो चेयर कर रहे थे, जो मेन हेड्स थे, जो कि BR अम्बेडकर थे और कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये दोनों जो हेड कर रहे थे मेंबर्स, इन लोगों के बीच में कई चीज़ों में डिबेट हुई। तो कई चीज़ें उनके अगेंस्ट में आ रही थी एक दूसरे के, कई चीज़ें फेवर में आ रही थी। तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी वो लोग साथ में काम कर रहे थे यूनाइट होके। 11 कमिटीज़ थी, उनमें से किसी को चेयर जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे, किसी को राजेंद्र प्रसाद जी कर रहे थे और किसी को हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। तो ठीक है, अब आते हैं जो मेन डिस्कशंस क्या हुए थे। सबसे पहला है कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब जब गवर्नमेंट है, हम जानते हैं कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, जब पावर सेंटर से ले ली जाती है और स्टेट से ले ली जाती है और लोकल गवर्नमेंट को पावर दे दी जाती है, उसको डिसेंट्रलाइज सिस्टम कहते हैं। मतलब कि जो पूरी एब्सोल्यूट पावर है वो हमारी मेन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं रहेगी। जो एब्सोल्यूट पावर है वो किसी के पास नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने पहले भी कोट किया, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो अब हमारी जो मेन पावर है वो डिसेंट्रलाइज हो गई, मतलब कि फेडरलिज्म आ गया हमारी कंट्री में। फेडरलिज्म क्या होता है, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर 2 or more गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट अकॉर्डिंग टू देयर ओन ज्यूरिसडिक्शन, मतलब एरिया अंडर देयर कंट्रोल। ज्यूरिसडिक्शन मतलब एरिया अंडर देयर कंट्रोल। तो वो लोग अपनी कंट्रोल की, जैसे स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी है उसके स्टेट तक, वो आंसरेबल अपने स्टेट तक है, वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे कंट्री के लिए आंसरेबल है, पर उसको एब्सोल्यूट पावर नहीं दी गई है। जैसे 3 लिस्ट बनाई गई हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो सेंट्रल लिस्ट के पास पावर है वो स्टेट लिस्ट उससे क्वेश्चनेबल नहीं कर सकता है, और सिमिलरली स्टेट से क्वेश्चन सेंट्रल नहीं कर सकता है, वाइस वर्सा। और जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें दोनों आ जाते हैं, इसलिए जो कंकरेंट लिस्ट है वो मोस्टली सेंटर के पास जाती है, क्योंकि सेंटर के पास ज़्यादा पावर होती है इन कंपेयर टू स्टेट। क्योंकि हमें सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी तो रखनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं तो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होगा। लाइक डिफेंस में हमको चाहिए कि हमारे जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो पूरी कंट्री में वो सेंट्रलाइज होंगे। हमारा जो पैसा है पूरी कंट्री में एक रहना चाहिए, वरना अगर आप कहीं ट्रैवल करोगे आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगे अगर आपका पैसा, अगर हर स्टेट का पैसा अलग हुआ, रेवेन्यू अलग हुआ। इसलिए पर हमारी कंट्री ने क्या अडॉप्ट किया, डिसेंट्रलाइज सिस्टम, मतलब पावर जो है वो इक्वली डिवाइड होंगी सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स लाइक जिला परिषद, ग्राम पंचायत एंड एक्सेट्रा। ओके, तो सेकंड जो डिस्कशन थी, प्रिंसिपल ऑफ डेलिबरेशन मीन्स डिस्कशन, वो था इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल सफरेज।
यूनिवर्सल सफरेज क्या था कि एक पर्टिकुलर एज पे आने के बाद राइट टू वोट मिलेगा हर सिटीजन को। राइट टू वोट में अब वो लोग अपने इंटरेस्ट को अपने लीडर के थ्रू गवर्नमेंट से अपनी डील करा सकते हैं। मींस गवर्नमेंट से अपनी जो मांगे हैं वो पूरी करवा सकते हैं। जब उनका एक लीडर होगा वो उनके लिए स्टैंड करेगा तो वो अपनी मांगे उससे रख सकते हैं ताकि उनके भी इंटरेस्ट बना रहे कंट्री में। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल सफरेज। मींस अगर आप देखते हो आजकल 18+ जितने भी लोग होते हैं उनके पास क्या होता है, राइट टू वोट होता है। वो कैसे होता है, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। ये इसका मेन प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन मींस प्रिंसिपल ऑफ डिस्कशन था। अब जो तीसरा था मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेमोक्रेसी। हम देखते हैं हमारी कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। मींस जो पावर है वो किसी एक के पास नहीं है, पावर क्या है, पीपल के पास है। हम लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मींस डेमोक्रेसी है हमारे पास, मतलब हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ थॉट है, फ्रीडम लाइफ है हमारे पास। तो ये सब हमारे पास जो फ्रीडम है ये सब किसकी वजह से आई है, डेमोक्रेसी की वजह से। अब हमारे पास डेमोक्रेसी नहीं होती तो हम बहुत सी कंट्रीज़ में देखते हैं वहाँ पे तानाशाह रूल करते हैं, वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, तो वहाँ के सिटीजन्स के पास उनके राइट्स नहीं होते हैं। जो गवर्नमेंट बेसिक राइट्स दे देती है उनको उसी में संतुष्ट होना पड़ता है, उनको उसी से डील करना पड़ता है, कोप अप करना पड़ता है। पर हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है। वी आर डेमोक्रेटिक सिटीजन्स, मतलब हमारे पास फुल एब्सोल्यूट राइट्स हैं। द टॉपिक इज इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट। अब जब मैंने बताया जैसा कि आपको कि कितनी सारी डिबेट्स हुई थी प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन में कि कैसी कंट्री में कैसी इकोनॉमी होगी, कैसा कंट्री में सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ सिस्टम होगा कि डिसेंट्रलाइज होगा, क्या कंट्री डेमोक्रेटिक होगी, जुडिशरी की क्या पावर होगी, ऐसे बहुत सारे डिस्कशंस थे। और हमारे जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था उसकी काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देखने को मिले। ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट के जितने भी मेंबर्स थे वो सब मोस्टली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट थे। तो इसमें अब जब मेंबर्स होंगे तो उसकी जो शैडो होगी वो नेशनलिस्ट मूवमेंट की जो शैडो होगी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी दिखेगी। उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी हमको देखने को मिलेंगे। तो वही जो कॉन्स्टिट्यूएंट था उसमें काफ़ी सारे प्रोमलगेशंस हुए, काफ़ी सारी डेकोरेशंस हुई कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज से हमने डिफरेंट प्रोविजंस लिए हैं, क्योंकि हमारा बोला जाता है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है जब हमारी कंट्री। तो हमें उस डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हमें अडॉप्ट करनी पड़ी दूसरी कंट्रीज से। और मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया वीडियो में कि 2 years 11 months एंड 18 days लगे थे हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन को डेकोरेट करने में, उसको फॉर्म करने में, प्रोमलगेट करने में। तो वही मैंने बताया कि ये हमारा इनहेरिटेंस था नेशनल मूवमेंट का। अब जो ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजोल्यूशन था वो क्या था, टू ब्रिंग इक्वालिटी, टू ब्रिंग डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, टू बी लिबर्टिक, टू स्प्रेड सोवरेनिटी एंड कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी। मतलब कि हर इंसान की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो। ऐसा ना हो कि कोई हम पर्टिकुलर ग्रुप को प्रमोट कर दें, किसी पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन को प्रमोट कर दें, नहीं, हर इंसान की एक कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी होनी चाहिए। हर इंसान को फील फ्री होना चाहिए वो अपने थॉट्स एंड एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो यही था हमारा इनहेरिटेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट।